संसद के शीतकालीन सत्र में पोर्टोबिलियानी आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2001 पर बहस चल रही थी। इसके पक्ष और विपक्ष में जोर शोर से दलीलें दी जा रही थी, पर लेकिन क्या पता था कि जिस आतंकवाद पर नकलें कसने के लिए भारतीय संसद में नए रास्ते की खोज की जा रही है, वहीं आतंकवाद दबे पांव लोकतंत्र की दहलीज पार कर चुका है। एक आम सुबह की तरह ही शुरुआत हुई थी 13 दिसंबर 2001 की। जी हां, और रोज की तरह ही इस दिन भी संसद के गलियारों में गहमागहमी बनी हुई थी। कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई 40 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लोकसभा में विपक्ष की नेत्री सोनिया गांधी अपने अपने सरकारी आवास की तरफ बढ़ गए। वहीं संसद की कार्रवाई से ब्रेक लेकर सांसद और सुरक्षाकर्मी भी सर्दी की गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए परिसर में टहल रहे थे। यह वक्त था 11:02 का, लेकिन तभी पार्लियामेंट के गेट नंबर 11 पर हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी का काफिला निकलने को तैयार था। सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी पोजीशन लेते हुए और ऐसे में सभी का ध्यान इसी तरफ था। इसी बीच सुरक्षा बलों की व्यस्तता का फायदा उठाते हुए संसद परिसर में दाखिल होती है एक सफ़ेद एम्बेसडर कार, जिसका नंबर था DL3CJ 1527। यह सीधे जाकर उपराष्ट्रपति की गाड़ी से टकराती है। इस अचानक हुई टक्कर से मानो हड़कंप मच गया। कार की रफ्तार देखकर संसद के वॉच एंड ड्यूटी में तैनात जगदीश प्रसाद यादव आनन फानन में निहत थे इस कार के पीछे दौड़े। तेज रफ्तार से दौड़ रही यह गाड़ी रुकती है और नापाक इरादे के लिए बाहर निकलते हैं 5 आतंकवादी। इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, आतंकवादियों के इस झुंड ने AK-47 निकालकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों की बौछार के बीच सुरक्षाकर्मी JP यादव आतंकवादियों को रोकने की कोशिश करते हैं और अदम्य साहस का परिचय देते हुए शहीद हो जाते हैं। गेट नंबर 11 से आगे बढ़ते हुए आतंकवादी गेट नंबर 9 पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। गेट नंबर 9 यह वही गेट है जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री द्वारा संसद में दाखिल होने के लिए किया जाता है। जी हां, भली भांति करके आए दहशतगर्द बाहर निकलकर तार बिछाने का काम शुरू कर दिया था। आतंकियों के नापाक मंसूबों को सुरक्षाकर्मी भाप गए और उन्होंने विस्फोटक से परिसर को उड़ाने की उनकी नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान 3 और सुरक्षाकर्मी आतंकियों की गोली के चपेट में आ जाते हैं। वक्त होता है 11:35 का। बेशक भारतीय प्रधानमंत्री परिसर से निकल चुके थे, लेकिन संसद की दीवारों के पीछे तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत 200 से ज़्यादा सांसद और अधिकारी अभी भी परिसर में मौजूद थे। ऐसे में बाहर जहां दहशत का माहौल था, अंदर ठीक इसके उल्टा नेता और अधिकारी बाहर के हमले से एकदम अनजान थे। इस शोर शराबे का महज विपक्ष का एक आंदोलन समझ रहे थे। उन्हें खबर ही नहीं थी कि बाहर आतंक का खूनी खेल शुरू हो चुका है। लेकिन तभी तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन के कक्ष में फोन की घंटी बजती है और टेलीफोन पर हुई इस बातचीत के बाद प्रमोद महाजन के चेहरे पर उभरे गंभीर भाव बता देते हैं कि बाहर से आ रही आवाज़ पटाखों की नहीं, बल्कि गोलियों और ग्रेनेड के धमाकों की है। जी हां, संसद में फायरिंग और बम धमाकों की कान फाड़ देने वाली आवाज़ से चंद मिनटों में ही पूरे परिसर में ज़बरदस्त अफरा तफरी मच गई। सांसदों को संसद के वॉच एंड वार्ड स्टाफ के लोग सुरक्षित जगहों पर ले गए। संसद के भीतर मचे इस हड़कंप के बीच 5 आतंकवादी अंधाधुंध गोलियों की बौछार करते हुए गेट नंबर 9 की तरफ भागे जा रहे थे। गेट नंबर 9 और उनके बीच का फासला कम होता जा रहा था, लेकिन इसी बीच एक सुरक्षाकर्मी ने अपनी सूझबूझ से गेट नंबर 9 के दरवाजे को बंद कर दिया। आतंकियों का हमला जारी था, लेकिन सुरक्षा बलों के जबरदस्त जवाब ने 3 आतंकियों को जल्द ही ढेर कर दिया।
पर बची बाकी 2 आतंकियों ने कोहराम मचाया हुआ था। इस बीच जाबाज सिपाहियों ने चौथे आतंकी को भी मार गिराया। तभी इनमें बचा आखिरी आतंकी गेट नंबर 9 के सिर्फ आगे बढ़ रहा था। वह गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ गया। यह फायरिंग करते हुए तेजी से उधर बढ़ता जा रहा था। वह वही गेट है जहां से तमाम मंत्री, सांसद और पत्रकार भवन के भीतर जाते हैं। गेट नंबर 1 के पास पहुंचकर यह आतंकी रुक जाता है और पीठ पर हथियारों से भरे बैग और कमर पर विस्फोटक बांधे यह शख्स अब मानव बम में तब्दील हो चुका था और पलक झपकते ही इस आतंकी ने गेट नंबर 1 पर खुद को उड़ा दिया और उस आतंकी के शरीर के बरखच्चे उड़ गए। यह धमाका इतना भयंकर था कि उसके खून और मांस के टुकड़े संसद की दीवारों पर चिपक गए। बारूद और जले हुए इंसानी शरीर की गंध चारों तरफ फैल गई। इस तरह करीब 45 मिनट तक चले इस आतंकी हमलों के बीच जवानों ने, सुरक्षा बलों ने सभी 5 आतंकवादियों को मार गिराया। अब गोलियों और धमाकों की आवाज़ की जगह एम्बुलेंस के सायरन ने ले ली थी, क्योंकि इस हमले में करीब 9 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें एक महिला कर्मी भी शामिल थी। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था और हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे चुनौती बताया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत सख्ती से अपनी लड़ाई करेगा। संकट है और संकट जिन्होंने पैदा किया है वो एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की सर्वप्रभुता को चुनौती दी गई है। हम इसका सामना करेंगे। हमने पहले भी कहा था और फिर दोहरा रहे हैं कि आतंकवाद का आतंकियों के शव और बैग से मिले सबूतों ने हमले की गुत्थी सुलझा दी थी। जी हां, और इससे साफ हो गया था कि इसके पीछे पाकिस्तान की नापाक साजिश है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हमले के पीछे मास्टरमाइंड का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया। इसकी पहचान कार और सेल फोन रिकॉर्ड से संबंधित सुरागों से की गई। उसका चचेरा भाई शौकत हुसैन गुरु, उसकी पत्नी अफसा गुरु और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरबी भाषा का प्रोफेसर SR गिलानी भी शामिल था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सबूतों के अभाव में इनमें से प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी और अफसर गुरु को बरी कर दिया गया, पर अफजल की मौत की सज़ा पर मुहर लगा दी गई। वहीं शौकत हुसैन को 10 साल की सख्त सज़ा दी गई। अफजल गुरु को फांसी की सज़ा मिलते ही उसकी तरफ से दया याचिका राष्ट्रपति तक पहुंची और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सख्ती से खारिज कर दिया। और फिर इसके बाद आया 9 फरवरी का वह दिन जब अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया। भारत ने अफजल गुरु की फांसी से न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। जय हिंद दोस्तों, आज के एपिसोड में कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी नए शानदार वीडियो में। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।